अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जीन के बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में। अब थोड़ा सा हम और देखेंगे कि जीन की बेसिक नेचर जो है वो किस तरह की होती है। लास्ट टाइम आपने इसकी नेचर के बारे में पढ़ा था, अब उसमें आप फर्दर जो है यहाँ से ऐड करेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो आपको बताया था। 1909 में एक साइंटिस्ट थे विलियम जॉनसन। इन्होंने एक टर्म जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई थी जिसको जीन कहा जाता है, और ये मेंडल्स के जो लॉज आपने पढ़े हैं उसके हेरिडिटी फैक्टर्स के लिए उसने ये टर्म जो थी इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट था कि जीन्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं कर किए जा सकते। ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनके बारे में ज़्यादा डाटा जो था वो तब पता नहीं था, लेकिन जो रिसेंट स्टडीज़ हैं, जो लेटर ऑन स्टडीज़ किए, उनकी बेस पे बताया गया कि जीन्स जो हैं वो डिविजिबल हैं और उनको एक दूसरे से सेपरेट आउट किया जा सकता है। यूकैरियोट्स की अगर एग्जांपल ली जाए तो यूकैरियोट्स के अंदर जीन्स जो हैं वो डीएनए के डिफरेंट सेक्शंस के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं, और जो सेक्शंस जीन्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं उनको इंट्रॉन्स कहा जाता है। मींस इंट्रॉन्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो डिफरेंट जीन्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं और इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि जीन्स जो हैं वो डिविजिबल होते हैं। जीन्स के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और जीन्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होगा और हर सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो किस तरह से फंक्शनिंग शो करेगा। जीन्स जो है उनके अंदर वेरिएशंस आ सकती हैं, चेंजेस आ सकते हैं, और इनकी इसी एबिलिटी की वजह से इनको यूनिट्स ऑफ वेरिएशन कहा जाता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। जीन्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, लेकिन वो अपनी जो आइडेंटिटी होती है, जो उनके बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको मेंटेन रखते हैं, एक्सेप्ट इस चीज़ के कि अगर जीन में कभी म्यूटेशन आ जाए, जैसे किसी इंसान को कोई डिजीज़ हो गई है, सडन डिजीज़ हुई है, कैंसर वगैरह हुआ है, मीन्स कि अगर कोई सडन म्यूटेशन आ जाए तो ये एक अलग बात है। अदरवाइज जीन जो है वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। जीन्स जो हैं वो फिनोटाइप्स के ऊपर या फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। जीनोटिपिक वो चीज़ें होती हैं जो जीन्स के थ्रू होती हैं, बॉडी के इंटरनल साइड पे होती हैं, वो हमें नॉर्मली नज़र नहीं आती, और फिनोटिपिक चीज़ें वो होती हैं जैसे कि नज़र आता है कि किसी के दिखने वाले फेस के या फेशियल या फिर बाकी बॉडी के फीचर्स किस तरह से हैं, तो वो उनकी फिनोटाइप की वजह से होते हैं। तो जीन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि इसके अंदर एक स्कीम को फॉलो किया जाता है कि सबसे पहले जीन होते हैं, जीन के फिर जीन प्रोडक्ट बनते हैं, और एट दी एंड फिर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आती है। मीन्स के किसी के स्ट्रक्चर जो है या उसके फिजिकल फीचर किस तरह से के होंगे, ये जीन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है कि न्यूक्लिक एसिड किस तरह से बनता है। इस न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। और बेसिकली डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करता है, और इन दोनों को जब ये कंबाइन होते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड की मदद से बनते हैं। बाकी डीएनए और आरएनए की जो डिटेल थी वो आप मिड टर्म के पहले के कोर्स में आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड किस तरह से होते हैं, डीएनए के अंदर कौन कौन सी बेसिस शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो आप वही वाला ऐड करेंगे। यहाँ से आपने बस इतना ही करना था। नेक्स्ट आती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर आरएनए से फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन वो डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। इसके अंदर स्टेप आता है कि डीएनए पहले आरएनए को बनाएगा और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। फिर अब वो आरएनए जो है वो फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, उसको हम ट्रांसलेशन कहेंगे। तो ये एक पूरी चेन चलती है। तो डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के सेंटर में एक इंटरमीडिएट प्रेजेंट होता है जिसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। मैसेंजर आरएनए एक सेंट्रल चीज़ है जो कि डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को आपस में जोड़ती है। डीएनए से आरएनए बनेगा और फिर आरएनए से फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। डीएनए के अंदर जो कोड प्रेजेंट होगा वो ट्रांसक्राइब हो जाएगा मैसेंजर आरएनए के अंदर, और फिर डीएनए के अंदर जो थायामीन प्रेजेंट होता है वो चेंज हो जाएगा यूरासिल में, क्योंकि डीएनए में थायामीन प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो जो ट्रिपलेट कोड डीएनए के अंदर होगा वो मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब हो जाएगा। और जो ट्रिपलेट कोड जो है वो मैसेंजर आरएनए बना देता है, तो मैसेंजर आरएनए के अंदर हर ट्रिपलेट कोड जो कि अमीनो एसिड को बनाएगा
वो कोडॉन कहलाता है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो उनके मिलने से प्रोटीन बनता है। तो मैसेंजर आरएनए के अंदर जितने भी ट्रिपलेट कोड होंगे जो कि अमाइनो एसिड को बनाएंगे ताकि प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाए, तो उनको कहा जाएगा कोडॉन। मैसेंजर आरएनए डीएनए से डायरेक्टली बनता है और हर कोई जो है जितने भी आरएनए बनते हैं उसके अंदर डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आरएनए को बनाते हैं। हर जीन की साइड पे आरएनए जो है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनता है और ये इसकी इस सारे काम में जो हेल्प करता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, राइबोसोमल, ट्रांसफर और मैसेंजर, और हर टाइप के लिए डिफरेंट किस्म का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो आरएनए की जो स्ट्रैंड बनेगी वो डीएनए की किसी एक स्ट्रैंड के साथ मिल जाएगी। जैसे कि आपने डीएनए की स्टडी में देखा था कि दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती हैं, उनकी बेसिस का आपस में सीक्वेंस मैच होता है, जैसे ए का टी के साथ, जी का सी के साथ। तो इस तरह से ये बात कर रहे हैं कि आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए के अगेंस्ट आके अटैच होगी। तो ए जो प्रेजेंट होगा जिसको एडिनिन कहा जाता है, एडिनिन जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगा वो आरएनए के स्ट्रैंड के अंदर यूरासिल से रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह से जो सी होगा उसको जी रिप्लेस करेगा, मीन साइटोसिन को गवानीन रिप्लेस कर लेगा और गवानीन को फिर साइटोसिन रिप्लेस कर लेगा और थायामीन को एडिनिन रिप्लेस कर लेगा। मीन्स के जो बेसिस हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे। डीएनए की सिर्फ एक स्ट्रैंड के साथ आरएनए अटैच होता है और उसके जो बेसिस के सीक्वेंस है उनको रिप्लेस करता है, दूसरी स्ट्रैंड जो है वो सेम रहती है। मैसेंजर आरएनए के अंदर जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है बेसिस का उसको कोडॉन कहा जाता है और ये एज अ कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल टेम्पलेट जो है वो डीएनए के अंदर काम करता है और इस स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। ये जो सारा आप स्ट्रैंड के बारे में पढ़ रहे हैं ये आरएनए की उस स्ट्रैंड के बारे में, जैसे कि आप देखें कि डीएनए की दो स्ट्रैंड्स हैं, तो आरएनए की जो स्ट्रैंड है वो डीएनए की स्ट्रैंड्स आपस में अनशिप हो जाएंगी, तो आरएनए की स्ट्रैंड डीएनए की किसी एक स्ट्रैंड के साथ रिलेशन बना लेगी और उसके साथ उसकी बेसिस को रिप्लेस कर लेगी और इसको कहा जाएगा कि ये सेंस स्ट्रैंड है। और डीएनए की वो स्ट्रैंड जो दूसरी होती है जो कि आरएनए के साथ जो है वो ज्वाइन नहीं होती, उसको एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। तो आपने याद रखना है डीएनए की वो स्ट्रैंड जो आरएनए के साथ कंबाइन होती है वो सेंस स्ट्रैंड होती है और दूसरी स्ट्रैंड जो फ्री होती है उसको एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। डीएनए की वो स्ट्रैंड जो कि आरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब होती है और उसके बाद आरएनए जो है उसके अंदर ट्रांसलेशन का प्रोसीजर होता है और ट्रांसलेशन की वजह से प्रोटीन बनता है। तो इस सारे प्रोसीजर के दौरान बैक्टीरियल जीन जो है वो प्रेजेंट रहता है। डीएनए का सारा पार्ट जो है वो आरएनए में ट्रांसक्राइब हो जाए और फिर वो पूरे का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस बनाने में लग जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसा पार्ट भी होता है जो कि मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब नहीं होता और अगर वो मैसेंजर आरएनए में चेंज हो भी जाता है तो वो फर्दर जो है फंक्शनिंग के लिए, फर्दर ट्रांसलेशन के लिए यूज़ नहीं होता, मीन्स के वो फाइनल प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे सेगमेंट्स को, डीएनए के जो ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो सिर्फ पार्टीशन के लिए यूज़ होते हैं उनको इंट्रॉन्स कहा जाता है, लेकिन ऐसे सीक्वेंस जो कि फर्दर ट्रांसलेशन में हेल्प आउट करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट करते हैं, उनको एक्सॉन्स कहा जाता है। स्टार्टिंग में जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसके अंदर से इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं और एक्सॉन्स जो है वो कंबाइन होते हैं ताकि एक प्रॉपर मैसेंजर आरएनए जो है वो बन जाए। और इससे पहले कि ट्रांसलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो और मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियस को लीव करके फर्दर जो है ट्रांसलेशन के लिए मूव करे, उससे पहले दो एंड्स होते हैं, एक 5 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम एंड होता है। जब आपने डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर पढ़े थे उसके अंदर था कि इसके दो एंड्स होते हैं, एक को 5 प्राइम एंड कहा जाता है, एक को 3 प्राइम एंड कहा जाता है। तो मिथाइलेटेड गवानीन कैप जो है वो 5 एंड की साइड पे जाके अटैच हो जाती है और एडिनिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 प्राइम एंड की तरफ जाके अटैच हो जाते हैं और इनकी अटैचमेंट की वजह से ये मैसेंजर आरएनए जिसके साथ ये अटैच होते हैं वो बाकी के जितनी भी मैसेंजर आरएनए की टाइप्स होती हैं या आरएनए की जितनी भी टाइप्स होती हैं उनसे
जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, वेरिएशन आ जाती है। मैमल्स के अंदर ऐसे जीन्स जो कि हिस्टोन और इंटरफेरोन्स के लिए कोडिंग कर रहे हों, उनके अंदर इंट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते ही नहीं हैं। लेकिन नॉर्मली जो है वो बहुत सी टाइप्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा इंट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स वगैरह। तो डिफरेंट सेल्स की जब कोडिंग होती है तो ये जो इंट्रॉन्स होते हैं, चाहे ये ट्रांसलेशन में हेल्प आउट नहीं करते, लेकिन इनकी रीअरेंजमेंट करते हैं, अपने आप को रीअरेंज करते हैं, और इनकी रीअरेंजमेंट की वजह से बहुत से स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो बॉडी के अंदर लाए जा सकते हैं। तो एक तरह से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एट टाइम्स इंट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फोल्डिंग शो करते हैं, और इन फोल्डिंग की वजह से फर्दर बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म होते हैं वो प्रोसीड करते हैं। तो इंट्रॉन्स के बारे में बहुत सी रिसेंट स्टडीज जो हैं वो आ चुकी हैं। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर प्री मैसेंजर आरएनए से इंट्रॉन्स को रिमूव करना हो तो इस काम के लिए जो मशीनरी यूज होती है उसको स्प्लाइसोसोम्स कहा जाता है। और ऐसे इंट्रॉन जिनको अपने रिमूवल के लिए इस मशीनरी की ज़रूरत पड़े उनको स्प्लाइसोसोमल इंट्रॉन्स कहा जाता है। इसमें आपने जस्ट इसकी माइनर सी डिटेल करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना, जस्ट बताना है कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है और इसके अंदर मैसेंजर आरएनए जो है वो किस तरह से फंक्शनिंग शो करता है।